हाँ दोस्तों, आप सभी को डेली स्टडी एजेंडा में बहुत बहुत स्वागत। आज हम क्लास 10 का भौतिक विज्ञान अभ्यास 10 पढ़ेंगे। तो भौतिक विज्ञान का पार्ट 1 है, ठीक है। पहला पार्ट का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है। अब देखते हैं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें प्रकाश क्या होता है, ठीक है। प्रकाश के बारे में हम परिभाषा पढ़ेंगे, इसी तरह अपवर्तन और परावर्तन का भी नियम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं प्रकाश किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए, हम पहले इसलिए वीडियो को लिख देते हैं ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा समझ लें, ठीक है। देखिए, प्रकाश वह है जो हमारी आँखों को देखने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, ठीक है। जो हमारी आँखों को देखने में सहायता प्रदान करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, ठीक है। अब प्रकाश का गुण आप देख लीजिएगा क्या-क्या होता है प्रकाश का गुण, ठीक है। प्रकाश का गुण निम्न है, ठीक है। पहला गुण है कि इसका तरंग दर 3900 एंगस्ट्रॉन, ये माने क्या होता है, एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है। प्रकाश का तरंग दर कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है। ये माने होता है एंगस्ट्रॉन, ठीक है। 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है, ठीक है। प्रकाश की चाल प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होती है, जो प्रकाश होता है उसे चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। तो इसका देखिए, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यह बात आप बहुत पहले जानते होंगे, क्लास 9 में भी पढ़ाया गया है और क्लास 10 में भी पढ़ाया जा रहा है कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। चौथा देखते हैं, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है, किसी रेखा में चलती है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है, ठीक है। आप देखते होंगे प्रकाश और अब सूर्य का प्रकाश किस चीज से हमेशा चलती है, सीधी रेखा में चलती है, ठीक है। ठीक है, चौथा देखिए छूंगा कि प्रकाश जब किसी चमकदार सतह पर टकराती है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, हम परावर्तन कहते हैं, ठीक है। प्रकाश जब भी किसी चमकदार सतह से टकराएगी, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम अगला हेडिंग देखते हैं, प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, ठीक है। प्रकाश पुंज की परिभाषा देखिए, एक ही दिशा में जाने वाली प्रकाश जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है। जाने वाली प्रकाश यहाँ करिएगा, प्रकाश जिस बिंदु पर मिलती है उसे प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। एक ही दिशा में जाने वाली प्रकाश जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं प्रकाश पुंज का प्रकार, ठीक है। प्रकाश पुंज मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला होता है समांतर पुंज, दूसरा का होता है अपसारी पुंज, तीसरा का होता है अभिसारी पुंज। देखिए, अपसारी पुंज और अभिसारी पुंज में बहुत थोड़ा सा माइनर परिभाषा में अंतर है, ठीक है। हम सबसे पहले देखते हैं कि समांतर पुंज किसे कहते हैं, ठीक है। समांतर पुंज किसे कहते हैं, यदि पुंज की सभी किरणें आपस में समांतर हों, ऐसे पुंज को क्या कहते हैं, समांतर पुंज कहते हैं। देखिए, इसका और इसके बीच की दूरी बराबर है, इसका और इसके बीच की भी दूरी बराबर है, यानी यह एक दूसरे के समांतर हों, ऐसे पुंज को क्या कहते हैं, हम समांतर पुंज कहते हैं, ठीक है। अब आता है अभिसारी पुंज किसे कहते हैं, ठीक है। इस पुंज में सभी किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में मिलती नहीं है लेकिन मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसे क्या कहते हैं, अपसारी पुंज कहते हैं। और अभिसारी पुंज में क्या होता है बाबू, वाकई मिलती हैं, ठीक है, वाकई में मिलती हैं, उसे क्या कहेंगे हम, अभिसारी पुंज कहते हैं, ठीक है। इसका भी परिभाषा देखिए यहाँ पर मिल नहीं रही है, प्रकाश की किरण इधर से निकल रही है, जैसे पर सूर्य हुआ, ठीक है। सूर्य में आप यह नहीं कह सकते कि सूर्य में जो प्रकाश निकल रहा है वो केंद्र से निकल रहा है, ठीक है। सूर्य का प्रकाश प्रत्येक जगह से निकलता है, ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि सूर्य का प्रकाश सिर्फ केंद्र से निकलता है देखने पर नीचे से, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, हम अभिसारी पुंज कहते हैं। अब चाहते हैं हम अभिसारी पुंज किसे कहते हैं, देखिए, यदि पुंज के सभी आपतित किरणें एक ही बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, ठीक है, एक ही बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, इसे क्या कहते हैं, अभिसारी पुंज कहते हैं, ठीक है, अभिसारी पुंज कहते हैं, ठीक है। एक बार और परिभाषा करके, यदि पुंज के सभी आपतित किरणें, क्या कहेंगे, आपतित माने आने वाली किरणें वाकई में यानी वास्तविक में या वाकई में एक बिंदु पर मिलती हैं, इस प्रकार को पुंज को हम क्या कहते हैं, अभिसारी पुंज कहा जाता है, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब। देखिए, यहाँ से सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर जा रही हैं, इस बिंदु पर जा रही हैं, ठीक है। इसे वास्तव में इस बिंदु पर मिलेंगी, ऐसे क्या कहेंगे हम, अभिसारी पुंज कहते हैं। इस बिंदु को ही क्या कहते हैं हम, अभिसारी पुंज या अभिसारी बिंदु कहते हैं, ठीक है।
अब हम समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन का नियम देखिए, हम वीडियो इसलिए पहले लिख दिए हैं कि ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा समझाया जा सके, ठीक है। हम चाहते तो यहाँ पर लिख कर भी आपको बता सकते थे, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसलिए हम आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी देने के लिए पहले से लिख देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार सतह से टकराती हैं, क्या कहती हैं, किसी चमकदार सतह किससे टकराती हैं, चमकदार सतह से टकराती हैं, तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं, ठीक है। देखिए जब किसी चमकदार, जैसे आप शीशा उसा रखेंगे, इस पर बल्ब वल्लब मारेंगे तो आप देखेंगे बल्ब इधर जाएगा लाइट, और इस तरह पुनः इस तरह होकर निकल जाएगा, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बार और परिभाषा देखिए, जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार सतह यानी चम्मच चम्मच पर या कोई भी चमकदार सतह, शीशा विशा कुछ भी पर पड़ती हैं, तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, ठीक है। परावर्तन का खुद देख लीजिए। जैसे मान लीजिए यह एक शीशा है, ठीक है। इस पर नीचे कलई कर दिया गया है, ठीक है, नीचे कलई कर दिया है, और यहाँ से प्रकाश निकला और इस पर आकर पड़ा। इस माध्यम में आ जाएगा तो अपवर्तन कहलाएगा। और अगर इस माध्यम में नहीं आकर पुनः उसी माध्यम में नहीं पड़े, किसी चमकदार सतह पे पड़ता है और पुनः उसी मार्ग में वापस निकल जाती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए इसे कहते हैं हम आपतित किरण। इसे क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं आपतित 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 किरण। इसको कहते हैं परावर्तित किरण। इसमें एक बिंदु होता है, यहाँ पर मिलता है दूसरे बिंदु पे, इसको कहते हैं हम अभिलंब। इसे क्या कहते हैं हम, इसे क्या कहते हैं हम, इसका नाम है अभिलंब। देखिए अभिलंब डाट डाट होता है, ठीक है। इसको कहते हैं आपतन कोण यानी साइन आई, और परावर्तन कोण यानी साइन आर, ठीक है। देखिए दोनों कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। इसका कुछ देखिए, अगला देखिए कि प्रकाश का परावर्तन का नियम, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन का मुख्य रूप से दो नियम होता है। पहला होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। तीनों, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक बिंदु पर मिलते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम कहते हैं, ठीक है। इसे प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम कहता है। दूसरा का नियम कहा जाता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। इसी नियम को हम यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। देखिए लिखे हैं आपतन किरण, परावर्तन किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित मिलते हैं या स्थित होते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन का प्रथम नियम कहते हैं, ठीक है। दूसरा का नियम है आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसे क्या कहते हैं, परावर्तन का दूसरा नियम कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो हमने पढ़ा कि जब प्रकाश की किरणें इधर से ही वापस लौट आएंगी, इसे क्या कहते हैं बाबू, हम अपरावर्तन कहते हैं। यही प्रकाश की किरणें अगर इस माध्यम में निकल रहा है, मतलब एक माध्यम को छोड़कर दूसर का माध्यम में निकल रहा है, तो इसे क्या कहेंगे हम, अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। इसी की परिभाषा पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए प्रकाश की किरण, देखिए जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए अब इस चित्र को द्वारा हम सब समझते हैं, ठीक है। यह हुआ, देखिए यह एक चित्र है, ठीक है। यह चित्र है, ठीक है। और यह इस पे मान लेते हैं यह यह क्या है, अभिलंब है। प्रकाश की किरणें यहाँ पे जा रही हैं और इस माध्यम में ना निकल कर बाबू पुनः इस तरह ना निकल कर, इस तरह ना निकल कर यह थोड़ा इस तरह होकर निकल जाती हैं, मतलब अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। थोड़ा मोड़ा इधर या अभिलंब से दूर चली जाएंगी, अभिलंब के पास चली जाएंगी। दूर कब जाती हैं, पास कब जाती हैं, अभी आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बताया कोई फायदा, इसके कहते हैं
इसे क्या कहते हैं हम? आपतित किरण, आपतित किरण, इसे कहते हैं परावर्तित किरण। इसे कहते हैं आपतन कोण, इसे कहते हैं इसे कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, इसका भी नियम दो, इसका भी मुख्य रूप से दो नियम होता है। ठीक है, इसमें बोलेंगे आपतित किरण, इसे क्या कहते हैं हम? इसका नाम है अभिलंब। इसका नाम है अभिलंब। इसका भी परिभाषा सेम सेम वही परिभाषा होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक बिंदु पर मिलते हैं, इसे प्रकाश का अपवर्तन का प्रथम नियम कहते हैं। दूसरा का नियम होता है आपतित किरण का दया, परावर्तित कोण का दया का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे परावर्तन का प्रकाश का अपवर्तन का द्वितीय नियम कहते हैं। देखिए क्या कहेंगे? आपतित कोण का जया और परावर्तित कोण का जया का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, यही प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम होता है। इसी नियम को हम फिर देखते हैं। ठीक है, दूसरे का देखिए कहा कि इसमें हमने पढ़ा कि प्रकाश का अपवर्तन का नियम। पहला हमने क्या पढ़ा? प्रकाश का आपतन कोण, प्रकाश का अपवर्तन का मुख्य रूप से दो नियम है। पहला है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक बिंदु पर मिलते हैं, हमने ये पहले पढ़ चुका है। दूसरा का क्या पढ़ा है? आपतन कोण का दया तथा अपवर्तन कोण का दया का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। यह वेरी आईएमपी नियम भी माना जाता है, बहुत आईएमपी क्वेश्चन का नियम भी माना जाता है। अभी इस परिभाषा पढ़े, अब इसका नियम बहुत आईएमपी नियम माना जाता है। क्लास 10 के लिए वेरी आईएमपी माना जाता है। ठीक है, इन्होंने कहा कि आपतन कोण का दया और अपवर्तन कोण का दया का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे क्या कहा? प्रकाश का अपवर्तन का द्वितीय नियम कहा। देखिए आपतन कोण का दया, इसे क्या कहे? अपवर्तन कोण का दया का अनुपात एक अनुपात, इसे कहते हैं बट्टे को क्या कहते हैं हम? अनुपात। फिजिक्स में इसको कहते हैं अनुपात। एक क्या होता है? नियतांक होता है। ठीक है, अगला हम पढ़ते हैं प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण। प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण कुछ इस प्रकार है। यह उदाहरण आप कतई कहीं भी नहीं देखे होंगे, इस किताब में देखिए। ठीक है, इसमें दिया कि प्रकाश का अपवर्तन का नियम देखिए, उदाहरण देखिए। पहले नियम तो आपने पढ़ चुका है, अब उदाहरण देखिए। पानी में सिक्के को ऊपर उठा दिखाई देना किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण? देखिए तारों का टिमटिमाना, आसमान में तो तारे होते हैं, टिमटिम टिमटिम करते हैं, आपको टिमटिमाते हुए कैसे दिखाई देते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, पानी में डूबी छड़ टेढ़ी दिखाई देना, आप देखते होंगे पानी वानी में पेंसिल वेंसिल डाल देंगे तो पेंसिलिया आपको टेढ़ा दिखाई देगा। ये किसके कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, यह क्या है? सब प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है सब। ठीक है, अब पढ़ते हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं। देखिए बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, कि दर्पण में बनी आकृति को हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहेंगे? कि दर्पण में बनी आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब मुख्य रूप से क प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब उसे कहते हैं जिसे हम पर्दे पे प्राप्त कर लें। किसी भी जिसको हम पर्दे पे प्राप्त कर लेते हैं उसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव आगे बनता है। और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जिसको हम पर्दे पे प्राप्त ना कर पाए उसे क्या कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यह दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, देखिए हम पढ़ते हैं अब प्रतिबिंब के प्रकार। ठीक है, हमने पढ़ा प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब के प्रकार किसे कहते हैं? प्रतिबिंब के प्रकार नहीं, क्वेश्चन गड़बड़ा गया। इसे कहते हैं आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक। थोड़ा लिखते समय थोड़ा गड़बड़ा गया था। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? देखिए वास्तविक कहते हैं, हमने आपको बताया कि वह प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जाए उसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और यह दर्पण के सदैव सामने बनता है। तो वही पढ़ेंगे कि वह प्रतिबिंब जो पर्दे पर बनाया जा सके या प्राप्त किया जा सके उसे क्या कहते हैं?
ऐसे प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है यानी आगे बनता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। वह प्रतिबिंब जो पर्दे पर प्राप्त बनाया नहीं जा सके या प्राप्त नहीं किया जा सके, ऐसे प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं और यह दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। अब आते हैं गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा कि खोखले कांच के गोले के कटा हुआ भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहेंगे कि खोखले कांच के गोले का, इतना शब्द याद करिएगा कि खोखले कांच के गोले के कटा हुआ भाग को गोलीय दर्पण कहा जाता है। और गोलीय दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, जिसके उभरा हुआ भाग परावर्तन का कार्य करे और दबा हुआ भाग पर हम पेंट या कलई कर देते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण के उ माने उभरा हुआ भाग परावर्तन का काम करेगा, अ माने अंदर यानी दबा हुआ भाग परावर्तन का कार्य करेगा। बस इतना याद करिए, उ माने उभरा हुआ भाग परावर्तन का कार्य करता है और दबा हुआ भाग पर कलई कर देता है। आइए में देखिए अ माने कहता है अंदर का भाग यानी दबा हुआ अंदर का भाग परावर्तन। ये दोनों क्या है बाबू, आपका ट्रिक है, ठीक है, याद करने के लिए, ठीक है। क्या कहेंगे, और उत्तल दर्पण क्या कहेंगे, वह दर्पण कहेंगे वह गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तन का कार्य करता है तथा दबा हुआ भाग पर कलई या पेंट लगा दिया जाता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। इसी प्रकार हम परिभाषा पढ़ते हैं और चित्र को देखेंगे, ठीक है। इसका देखेंगे वह दर्पण जो उभरा हुआ भाग परावर्तन का कार्य करता है जबकि दबा हुआ भाग पर कलई या पेंट है, ठीक है, पेंट कलई या पेंट लगा होता है, ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे, वह दर्पण जिसके उभरा हुआ भाग उभरा हुआ भाग परावर्तन का कार्य करेगा जबकि दबा हुआ भाग पर कलई लगा होता है, ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण का हम देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। यह हुआ उत्तल दर्पण, ठीक, जिसके उभरा हुआ भाग परावर्तन का कार्य करेगा और दबा हुआ भाग पर कलई या पेंट लगा दिया जाता है, ठीक है। उभरा हुआ भाग क्या करता है, परावर्तन का कार्य करता है, दबा हुआ भाग पर कलई या पेंट लगा दिया जाता है, ठीक है। उसे क्या कहेंगे हम, उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कैसे कहते हैं, जिसके दबा हुआ भाग पर क्या कर दिया जाता है, कलई या पेंट लगा दिया जाता है। अंदर का भाग क्या किया जाता है, परावर्तन का कार्य करता है। उभरा हुआ भाग पर इस पर पेंट या कलई लगा देंगे और यह क्या करेगा, परावर्तन का कार्य करेगा। जैसे इसके उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए उत्तल दर्पण में क्या करेगा, यह वाला भाग अवतल दर्पण में परावर्तन का कार्य करेगा और इस पर क्या करेंगे हम, पेंट या कलई लगा देते हैं, ठीक है। तो अगला परिभाषा देखिए, क्या कहेंगे कि वह दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग पर पेंट या कलई लगा देते हैं तथा दबा हुआ भाग परावर्तन का कार्य करता है, उसे क्या कहेंगे हम, अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। उदाहरण देखते हैं क्या कहेंगे, देखिए इसमें हमने पढ़ा कि उभरा हुआ भाग क्या कहेंगे, उभरा हुआ भाग पर पेंट या कलई लगा देते हैं, ठीक है, तथा दबा हुआ भाग परावर्तन का कार्य करता है, ठीक है। उभरा हुआ भाग, देखिए उभरा हुआ भाग यही है ना, इस पर क्या करेंगे हम, पेंट लगा देंगे, ठीक। यह दबा हुआ भाग क्या करेगा, परावर्तन का कार्य करेगा, इसे क्या कहते हैं हम, अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। परावर्तन का कार्य करता है, इसे क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।